गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको डायनेमिक्स बताना शुरू करूंगा। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड। न्यूटन्स लॉज पहले थोड़ा सा हम समझ लेंगे, उसके बाद फिर उनका एप्लीकेशन कैसे हम करते हैं मोशन प्रॉब्लम्स में, वो मेनली आज हम फोकस करेंगे। ठीक है, चलो देखो, आपने ये लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। न्यूटन के 3 लॉज आपने पढ़े हुए हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर एक बॉडी मोशन कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा until an unbalanced external force acts on the body। ठीक है, इसका मतलब बॉडी के ऊपर जब तक बाहर से कोई नेट फोर्स नहीं लगाते हो तब तक बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता। ठीक है, बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है। तो ये बेसिकली आपको एक स्टेट के बारे में बताता है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब है एफ नेट इक्वल टू 0। और जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, और जो बॉडी मोशन कर रहा है ऑलरेडी वो ना अपनी स्पीड को चेंज कर सकता है ना अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। ये एक्सटर्नल फोर्स से ही चेंज होगा। ठीक है, इंटरनली अगर कोई फोर्स लग रहा है सिस्टम के अंदर, उससे बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट लॉ में सीखा। सेकेंड लॉ जो है वो आपको बताता है कि अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा। तो अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगे तो वो सिस्टम के मोमेंटम को चेंज करता है। ठीक है, सिस्टम के मोमेंटम को, और मोमेंटम हमको पता है P इज इक्वल टू mv। तो जब भी एक फोर्स सिस्टम पे लगेगा तो उसका मोमेंटम जो चेंज होगा, उसका रेट ऑफ चेंज फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके कर रहा हूं सो दैट आपको मेन चीजें पता चल जाए, सो दैट हम इसको अप्लाई करने पे ज्यादा फोकस कर पाए। ठीक है, सो F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और P को अगर मैं mv लिखूंगा और इसको इधर पुट कर दूं, एंड इफ मास इज कांस्टेंट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं d अपॉन dt ऑफ mv। m को बाहर निकाल लो क्योंकि मास कांस्टेंट है, तो ये बच जाएगा dv अपॉन dt विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जब भी आपको कभी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है तो इसका मतलब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स दिखाना है और वहां से उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, F इक्वल टू ma इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जब मैं बात करूंगा कि न्यूटन्स लॉज को अप्लाई कैसे करना है, तो मैं यही आपको बताऊंगा कि F इक्वल टू ma को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, कई बार इसको रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि इस सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ का अपना कोई इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम एक ही लॉ पढ़ रहे होते और उससे फिर बाकी लॉज को डिराइव कर रहे होते। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है कि ये तीनों ही लॉज हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और तीनों इंडिपेंडेंट लॉज हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट लॉ आपको ये बताता है कि कौन कौन से ऑब्जर्वर्स के लिए लॉज ऑफ मोशन वैलिड होगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताता है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम्स। ठीक है, अगर कोई फ्रेम एक्सेलरेटेड है या कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, मान लो
ये हमारा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ अटैच्ड है, और जब ये ऑब्जर्वर मूव करेगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसके साथ ही मूव करेगा। तो अगर ये एक्सेलरेट करने लगे तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक्सेलरेट कर रहा है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इनफैक्ट ये बॉडी इस ऑब्जर्वर को एक्सेलरेटेड दिखेगा। और मान लो इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, हम जानते हैं कि इसका किसी भी बॉडी के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, फिर भी इसका एक्सेलेरेशन हो रहा है, F = 0 है, और फिर भी इस ऑब्जर्वर के लिए इसका एक्सेलेरेशन हो रहा है। तो ये फर्स्ट लॉ का वायलेशन है। बिना फोर्स के बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर्स के लिए आप लॉज ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिलहाल हम जो भी लॉज ऑफ मोशन लगाने वाले हैं वो अर्थ के रिस्पेक्ट में लगाने वाले हैं। ऑल्दो अर्थ भी रेस्ट में नहीं है, अर्थ भी अनएक्सेलरेटेड नहीं है, लेकिन अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ के मोशन के लिए, अर्थ के ऊपर अगर कोई मोशन हो रहा हो तो वहां पर अर्थ को हम अनएक्सेलरेटेड, स्टेशनरी या रेस्ट में ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आपको रेफरेंस फ्रेम्स के बारे में बताता है, इसलिए फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ का स्पेशल केस नहीं है। ठीक है, और थर्ड लॉ सबसे ज्यादा पॉपुलर लॉ यही है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहता है कि कभी भी कोई फोर्स अकेला नहीं हो सकता। बॉडी 1 अगर बॉडी 2 पे कोई फोर्स लगा रहा है तो बॉडी 2 भी 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, मान लो बॉडी 2 1 को अपनी तरफ पुल कर रहा है तो बॉडी 1 भी 2 को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, और इस तरह से तुम देख सकते हो कि F12 और F21 ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब थर्ड लॉ ये बोलता है कि ये फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, ये थर्ड लॉ से हमको पता चलता है कि जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और वो पेयर्स हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस के पेयर होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जब हम लॉज ऑफ मोशन लगा रहे होंगे ना तो एक्सक्लूसिव इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, बट एक बॉडी के ऊपर दूसरे बॉडी का फोर्स अगर दिखा दिया और दूसरे पे अगर पहले का फोर्स दिखाना है तो हम इस लॉ को बहुत अच्छे से यूज करेंगे, खास करके फ्रिक्शन वगैरह में जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अब आ रहा हूं ऑन एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखो इसमें जो पहला कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ वाले प्रॉब्लम्स, मतलब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नहीं है कोई भी, और उस केस में हमको फोर्सेस या कुछ और जो अननोन्स हैं वो फाइंड आउट करने को दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एक सिंपल सिचुएशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, और ये एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है 4 kg। ठीक है, ये 3 स्ट्रिंग्स हमको दिए हुए हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 स्ट्रिंग्स के अंदर हमको टेंशन बताना है।
फाइंड T1, T2 एंड T3. दीज आर 3 स्ट्रिंग्स और इनके अंदर टेंशन बताना है हमको. ठीक है, अब देखो मैं आपको स्टेप्स बताता हूं. सिंपल से स्टेप्स हैं. सबसे पहले आपको सिस्टम चूज करना है. ठीक है, सिस्टम चूज करने का मतलब है आप वो बॉडी या ग्रुप ऑफ बॉडी चूज कर रहे हैं जिसके ऊपर आप लॉज ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं. वंस यू हैव डिसाइडेड अबाउट द सिस्टम, आपको उसके ऊपर सारे फोर्सेस दिखा देना है. ठीक है, कॉमन फोर्सेस जो यहां पे हमको मिलेंगे वो है वेट, सबसे ज्यादा कॉमन वही है. दूसरा फोर्स है टेंशन, तीसरा फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, चौथा फोर्स है पुश एंड पुल फोर्स. ठीक है, इसके अलावा प्रेशर फोर्स हो सकता है, इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, बट वो हम बहुत कम अभी आज के प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे. तो मेनली आज जो प्रॉब्लम्स में हम यूज करेंगे वो होगा वेट का फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम आज के प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे. ठीक है, तो सेकंड जो स्टेप है दैट इज शो फोर्सेस ऑन सिस्टम. ठीक है, और अब डिपेंडिंग ऑन कि सिस्टम का मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम इक्वेशंस लिखेंगे. मान लो सिस्टम का मोशन नहीं हो रहा, तो उस केस में फोर्सेस को सिर्फ बैलेंस करना है. ठीक है, और अगर सिस्टम का मोशन हो रहा है तो फिर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है. अब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे? जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाल लो और उसको लिख दो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वहां से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना है. ठीक है, तो यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, अगर मोशन नहीं हो रहा है तो फोर्सेस को बैलेंस करना है, और अगर हो रहा है तो F इक्वल टू ma लिखना है, और चौथा फिर उसको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर अननोन्स. ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से यहां से अब हम प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे पहला सिस्टम मैं यहां पे इस ब्लॉक को लेने वाला हूं. ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स लग रहा है. एक फोर्स तो सबसे पहले इसका वेट दिखा दिया करो हमेशा. ठीक है, एज ए हैबिट सबसे पहले इसका वेट दिखाना है. फिर सोचना है ये बॉडी किस किस और बॉडी के कांटेक्ट में है और वो इस पे क्या फोर्स लगा सकता है. तो मैं देख रहा हूं कि ये ब्लॉक सिर्फ स्ट्रिंग 3 के कांटेक्ट में है, तो स्ट्रिंग 3 इसके ऊपर एक टेंशन का फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन का फोर्स डेवलप होता है जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे. तो स्ट्रिंग इस ब्लॉक को पुल करके रखेगा, इसको नीचे गिरने नहीं दे रहा. तो दिस इज T3. ठीक है, बट हमारे पास अननोन कितने हैं? हमारे पास अननोन है 3, और हमारे पास इक्वेशंस भी फिर कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए. एक बॉडी को तो सिस्टम हमने बना दिया, इससे तो एक ही इक्वेशन मिलेगा. अब एक और बॉडी हम कोई देखें जो या तो इक्विलिब्रियम में हो या मोशन कर रहा हो. तो यहां पे जो ये नॉट है ना, या जॉइंट है, दिस जॉइंट इज एट रेस्ट एंड दिस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ए सिस्टम. तो अब इस जॉइंट के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? अब ये जॉइंट के ऊपर 3 स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है, तो तीनों स्ट्रिंग अपने अपने तरीके से इस पे टेंशन का फोर्स लगा रहा होगा. अच्छा, एक गिवन स्ट्रिंग के अंदर दोनों एंड्स के ऊपर टेंशन सेम होता है. ठीक है, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो, और यहां पे प्रॉब्लम्स में आपको मासलेस स्ट्रिंग ही मिलेगा. नहीं होगा तो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूं. ठीक है, तो यहां पे भी टेंशन क्या लिखा जाएगा? T3, यहां पे लिखा जाएगा T2, और यहां पे लिखा जाएगा T1. अब इस एक बॉडी के मोशन के इक्वेशन से मुझे 2 इक्वेशन लिखना है. तो कैसे कैसे लिखना है? तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 डायरेक्शंस ले लें, और उन दोनों डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि सारे फोर्सेस का सम हॉरिजॉन्टल में भी 0 होगा और वर्टिकल में भी 0 होगा. ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से बहुत आसानी से हम इक्वेशंस लिख सकते हैं.
ये 37 डिग्री हो गया। T1 के कंपोनेंट्स ले लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और T2 के भी कंपोनेंट्स ले लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो मैं यहां पे T1 और T2 के कंपोनेंट्स थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं। दिस इज T2 cos 53, जिधर एंगल होता है उधर वाला कंपोनेंट cos। ये 37 है तो इसको लिखा जाएगा T1 cos 37 डिग्री, और इधर वाले दोनों कंपोनेंट साइन हो जाएगा, T2 sin 53 एंड T1 sin 37। ठीक है, और अब नेट फोर्स को जीरो कर देना है। ठीक है, तो अभी देखो मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं। ब्लॉक के लिए इक्वेशन हो जाएगा, ब्लॉक पहला सिस्टम हमारा ब्लॉक है, इसके लिए इक्वेशन लिखा जाएगा T3 इज इक्वल टू 40 न्यूटन, पहला इक्वेशन। ठीक है, डायरेक्ट ही आ गया T3 का वैल्यू। ठीक है, दूसरा इक्वेशन जो नॉट है, इस नॉट के लिए लिख रहा हूं मैं इक्वेशन, x डायरेक्शन का अलग और y डायरेक्शन का इक्वेशन अलग। ठीक है, x के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? x में दो फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो यू विल राइट T2 cos 53 इज इक्वल टू T1 cos 37। ठीक है, cos 53 is 3/5 and cos 37 is 4/5, तो 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3T2 is equal to 4T1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और y डायरेक्शन का इक्वेशन क्या लिखोगे? देखो दोनों साइन कंपोनेंट ऐड होकर के T3 को बैलेंस करना चाहिए। नेट फोर्स जितना अपवर्ड लग रहा है उतना ही नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, तो यू विल राइट T1 sin 37 प्लस T2 sin 53 इज इक्वल टू T3, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलो अब मैंने आपको इक्वेशंस भी बता दिया, इक्वेशन लिखने का तरीका भी बता दिया। जल्दी से सॉल्व करके मेरे ख्याल से आप मुझे बता सकते हैं, T1 T2 T3 का वैल्यू बता दो। इसके बाद मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। देखो T3 40 आ गया, अब मेरे हिसाब से 2 में से कोई एक वैल्यू 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, मैं यहां से T2 को लिख सकता हूं 4T1/3, तो T1 sin 37 is 3T1/5 प्लस T2 sin 53, तो दिस इज 4T1/3 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 40। ठीक है, आसान है। तो यहां से अब आपको T1 निकलने वाला है, 15 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो यू विल गेट 9T1 प्लस 16T1 इज इक्वल टू 600। सो T1 विल बी 600 अपॉन 25, तो कितना हो जाएगा? 24 न्यूटन। T1 is 24 Newton and then T2 is 4 into 24 divided by 3, which is 8 into 4. 8 into 4 is 32 Newton. ठीक है, तो आपको ये तीनों टेंशन पता चल गया। पहला T1 is 24, दूसरा T2 is 32 एंड तीसरा जो सबसे पहले निकल के आया था T3 is 40 न्यूटन। ठीक है, T3 is 40 न्यूटन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फोर्सेस को बैलेंस करना होता है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो अगेन बेस्ड है ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये एक बॉक्स है, बॉक्स नहीं, एक ओपन बॉक्स है। ठीक है, मतलब टॉप से ओपन है और क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है, इनफैक्ट 3 बॉल्स रखे हुए हैं आइडेंटिकल। एक तीसरा बॉल भी है जो इनके ऊपर रखा हुआ है और तीनों आइडेंटिकल बॉल्स का मास m है। ठीक है, मास ऑफ each ball is m।
ठीक है, आइडेंटिकल हैं। ठीक है, आपको बताना है टू फाइंड, मैं इनके नाम लिख देता हूं, ये A है, ये B है और ये C है। टू फाइंड फोर्स ऑन B and C ड्यू टू वॉल्स ऑफ द बॉक्स, कितना होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। A, B और C ये तीन आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तीनों का मास m है। ठीक है, इनको हमने एक बॉक्स में इस तरह से रखा है। आपको बताना है कि बॉक्स के वॉल्स से B और C पे कितना फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली B और C वहीं पड़े हुए हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये दिया हुआ है कि B and C are about to lose contact। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको फाइंड आउट करो। B and C are about to lose contact। कैसे करना है इसको एक बार देखते हैं कैसे करना है। इसमें हम एक एक करके सिस्टम ले सकते हैं, A और B को। A और B या A और C दोनों में से कोई भी ले लो। ठीक है, क्योंकि B और C के ऊपर फोर्सेस आइडेंटिकल होंगे। तो एक बार A पे फोर्सेस दिखाना है, एक बार B पे फोर्सेस दिखाना है। ठीक है, B और C ऑलमोस्ट कांटेक्ट लूज करने वाले हैं। ठीक है, B और C के बीच में कोई खास कांटेक्ट नहीं है, ये दिया हुआ है। ओके, कैसे करें इसको, जरा इसको क्लोजर देखते हैं, क्लोजर लुक लेते हैं इस पे। फोर्सेस क्या क्या होगा इस पे। मैं A को सिस्टम ले रहा हूं। ठीक है, मैं A को सिस्टम ले रहा हूं। A पर फोर्सेस क्या क्या होगा, देखो A के सेंटर पे इसका वेट लग रहा होगा। ठीक है, mg, A के सेंटर पे इसका वेट लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा A अब किस किस के कांटेक्ट में है, तो हम देख रहे हैं B और C इनके कांटेक्ट में है। तो B और C से भी A के ऊपर फोर्स लग रहा होगा और ये कांटेक्ट फोर्स होगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई मोशन की टेंडेंसी है नहीं या स्लिपिंग की टेंडेंसी है नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब तुम देखो इसके ऊपर दूसरा फोर्स जो है ना, वो यहां से ये लग रहा होगा। ठीक है, दिस वी कैन कॉल N1। ठीक है, ऐसे। और C से भी एग्जैक्टली ऐसे ही एक फोर्स लग रहा होगा और इसको हम बोलेंगे, इसको भी N1 बोल लेते हैं, क्योंकि B और C इन दोनों के सिचुएशन में कोई खास फर्क है नहीं। ठीक है, अच्छा ये अगर लाइंस में आगे प्रोड्यूस करूं तो ये B और C के सेंटर से पास करने वाले हैं। ठीक है, सिमेट्री की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि B और C दोनों के सेंटर से ये पास करने वाले हैं। और क्योंकि ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो ये जो बीच में एक ट्रायंगल सा बन रहा है ना, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब मेरे ख्याल से पहले तो तुम N1 बता दो मुझे, N1 कितना होगा। ठीक है, ये आसान है, N1 अगर निकाल दोगे तो फिर उसके बाद हम B पे मूव करेंगे, फिर हम बता पाएंगे कि यहां से और यहां से फोर्स कितना कितना लग रहा है। ठीक है, ये F फोर्स कितना है दोनों साइड से, ये हमको बाद में बताना है। B का हम मोशन बाद में कंसीडर करेंगे। पहले एंगल्स बताओ, ये एंगल कितना कितना है। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये आधा आधा हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। अब देखो दोनों N1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फोर्सेस भी इक्वल, एंगल्स भी इक्वल। तो ये वाले कंपोनेंट्स तो
इसके हो गए कैंसल, ठीक है, ये वाले कंपोनेंट्स कैंसल हो गए। ये क्या था, n1 sin 30 और ये भी वही था n1 sin 30, तो n1 sin 30 तो दोनों हो गए कैंसल। बट n1 cos 30 जो ऊपर की तरफ दोनों कंपोनेंट है, n1 cos 30 प्लस n1 cos 30, तो ये दो बार है n1 cos 30, सो दिस इज 2n1 cos 30। ये mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो यू विल राइट 2, अब ये मैं a के इक्वेशन लिख रहा हूं, 2n1 cos 30 इज इक्वल टू mg। cos 30 इज √3/2, 2 कट जाएगा, n1 हो जाएगा mg अपॉन √3, ठीक है। 2n1 cos 30 ये इक्वल होगा mg के। तो पहले हमने a के ऊपर फोर्सेस को बैलेंस किया, क्योंकि किसी का मोशन तो हो नहीं रहा, किसी का मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। अब तुम b और c में से किसी एक का मोशन कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। b और c में से किसी एक का मोशन कंसीडर कर लो, फिर वैल्यू निकालना है आपको f का। आसान है ये, अब यहां से आगे कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल मैं इसको थोड़ा सा कर सकता हूं, मैं आपको करके बताऊंगा कि क्या मुश्किल किया जा सकता है। अब b के फोर्सेस देखते हैं, b के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे, पहला तो इसका भी हो जाएगा mg, ठीक है, ये mg का फोर्स आ जाएगा, वेट। इसके बाद देखो मैं आपको बोल रहा था ना कि एक्शन रिएक्शन पेयर का हमको यूज होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो अगर B A के ऊपर N1 का फोर्स लगा रहा है, तो A भी B के ऊपर N1 का फोर्स लगाएगा और वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। सो दिस फोर्स इज ऑल्सो N1, ठीक है, ये भी N1 है। N1 का रिएक्शन B पे लगेगा, क्योंकि B A के ऊपर N1 का फोर्स लगा रहा था, ठीक है। और ये जो वॉल से फोर्स लग रहा है ना, मैं इस फोर्स को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, सो दैट आपको ये पूरा फोर्स इस पे दिखे। यहां से फोर्स ये लग रहा है, दिस इज F, और हमको F ही निकालना है। इसके अलावा एक और फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, वो लग रहा है बेस से या बॉटम से। सो आई विल कॉल दिस N2। बॉटम से जो फोर्स लग रहा है इसको मैं बोल रहा हूं N2। तो आपको जो है ना, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये बाकी सारे फोर्सेस का काम नहीं है, सिर्फ F और N1 से काम चल जाएगा। N2 निकालने की जरूरत नहीं है। N2 मैं आपसे निकलवा सकता हूं कि बॉटम से कितना इसके ऊपर फोर्स लगा। अच्छा देखो, लिखा है कि B और C आपस में कांटेक्ट लूज करने वाले हैं, तो इनके बीच में फोर्स दिखाया नहीं मैंने, ठीक है। जब तक कांटेक्ट है तब तक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगता है, जब कांटेक्ट लूज करने लगे बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगता। तो B और C के बीच में मैंने कोई फोर्स नहीं दिखाया, कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं दिखाया, ठीक है। तो अब सिंपली देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है। क्या क्या लग रहा है, एक लग रहा है F पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो इधर वाला कंपोनेंट जो N1 का होगा, दैट विल बी N1 sin 30। सो ये F जो है ये N1 sin 30 के इक्वल हो जाएगा। F इज इक्वल टू N1 sin 30। N1 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, mg/√3, sin 30 is half, so this will be mg upon 2√3 and this is the answer, ठीक है, this is the answer। वॉल से इसके ऊपर mg upon 2√3 ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरह से वर्डिंग करके पूछा जा सकता था, ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूं। लिखा होगा कि ये दो बॉडीज है, ठीक है, और इस पे तीसरा बॉडी आइडेंटिकल एक रखा हुआ है।
कम से कम कितना फोर्स यहां पे हम लगाएं, what should be the minimum value of F so that the system does not collapse. collapse का मतलब है ये सिस्टम गिर नहीं जाए, या ऐसे जैसे अभी हमने असेंबल करके रखा है ना, तो इसकी असेंबली खराब नहीं हो जाए, बी और सी बाहर की तरफ भाग नहीं जाए और ए बीच में गिर नहीं जाए, उसको कोलैप्स बोलोगे। तो उस केस में भी आंसर यही होगा, F इक्वल टू एम जी अपॉन 2√3, क्योंकि तब हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग है और बी और सी के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, अगर हम दबा के रखते हैं ना F को, तब तो बी और सी के बीच में भी फोर्स लगेगा। ठीक है, बट हमसे पूछा हुआ है मिनिमम F सो दैट द सिस्टम डज नॉट कोलैप्स। तो यहां पर फिर आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहां इनका आपस का फोर्स जो है वो 0 ले लेना है, आपस का फोर्स 0। ठीक है, आपस में ये कोई फोर्स नहीं लगा रहे। ठीक है, आपस में कोई फोर्स नहीं लगा रहे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। मैं आपको बोल रहा था कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो ऐसे कि इसी सिस्टम में मैं तुमसे ये पूछ सकता हूं कि जो बेस है उसको हम टिल्ट कर सकते हो, तो मिनिमम मुझे इसको कितना टिल्ट करना होगा कि ये सिस्टम कोलैप्स ना करे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा मिनिमम कितना होना चाहिए सो दैट ये सिस्टम कोलैप्स नहीं करे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और ये इनफैक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुम इसको ट्राई करना। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे ना तो इसको कोशिश करेंगे हम सॉल्व करने का। ठीक है, इसको ट्राई करना है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द सिस्टम डज नॉट कोलैप्स। ठीक है, चलो, तो ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हुआ। एक और इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये सीलिंग से हमने एक ब्लॉक को विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रिंग लटकाया हुआ है। ठीक है, और इस ब्लॉक के नीचे एक दूसरा ब्लॉक, ठीक है, इस ब्लॉक के नीचे एक दूसरा ब्लॉक ये भी हमने लटकाया हुआ है, लेकिन स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, और दोनों का मास m है, ठीक है। दो चीज आपको बताना है पहले, टू फाइंड फर्स्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ये कितना होगा। ठीक है, चलो ये फटाफट इसको बताओ, धागे में टेंशन कितना होगा और स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन होगा। देखो, टेंशन इन द स्ट्रिंग तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं ना, ये सिस्टम कहीं जा नहीं रहा, तो रेस्ट में है तो इस पे नेट फोर्स 0 कर दो। ठीक है, रेस्ट में है, इस पे नेट फोर्स 0 कर दो, क्या आ जाएगा, एक इस पे फोर्स लग रहा है mg और एक यहां पे लग रहा है टेंशन T। ठीक है, टेंशन T लग रहा है और ये mg। ठीक है, ओके। अब यहां से हम फर्स्ट पार्ट का तो आंसर निकाल सकते हैं सीधा, क्योंकि ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। सो T विल बी इक्वल टू mg। ठीक है, T विल बी इक्वल टू mg। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये हो गया। सेकेंड पार्ट का आंसर कैसे निकालोगे, तो देखो सेकेंड पार्ट में इस पूरे को ले लो सिस्टम। इसिता ने कहा टेंशन इज इक्वल टू मास m। बेटा मास m नहीं लिखते, इक्वल टू mg लिखोगे, वेट। ठीक है, T इक्वल टू mg।
वेट ऑफ मास m, ठीक है। और अब अगर इस दोनों को हम सिस्टम ले लें, ये दोनों को सिस्टम ले लें, तो इसके ऊपर नेट फोर्स बाहर से क्या लग रहा होगा? एक तो इसका भी वेट लग रहा है और एक इसका भी वेट लग रहा है, दोनों mg प्लस mg, 2mg, ठीक है। दोनों का वेट मिला के लग रहा है 2mg। और फिर इस पर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर से, ठीक है, एफ स्प्रिंग ऊपर से लग रहा है, ठीक है। तो अब हम इस सिस्टम का इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, कहीं जा नहीं रहा है ये, तो आई कैन राइट 2mg इज इक्वल टू fs। और जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना fs, ये होता है kx के इक्वल, ठीक है। जितना एक्सटेंशन उसमें करोगे उतना ज्यादा फोर्स उसमें जनरेट होगा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं kx इज इक्वल टू 2mg, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2mg बाई k, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो दोनों निकल जाएगा। बट इसमें मेन, अब मैं आपसे सेकंड पार्ट पूछने वाला हूं। सेकंड पार्ट इसमें लिखा है कि स्ट्रिंग को अगर हम काट दें, ठीक है, स्ट्रिंग इज कट एट सम इंस्टेंट, ठीक है। और आपको बताना है कि इसके जस्ट बाद दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन क्या होगा। एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर दिस कितना होगा, ठीक है। आई कॉल दिस ए, आई कॉल दिस बी। ए और बी का एक्सेलेरेशन कितना कितना होगा अगर हम इस बीच वाले स्ट्रिंग को काट दें, ठीक है। अगर हम बीच वाले स्ट्रिंग को काट दें तो सिस्टम का एक्सेलेरेशन कितना कितना होगा, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन कितना कितना होगा, ठीक है। आई जस्ट रिमूव दिस, ए भी हटा दो, ठीक है। हमने स्ट्रिंग को काट दिया, ओके। तो मैं ये चाहूंगा कि स्ट्रिंग के कटने के तुरंत बाद तुम दोनों ब्लॉक्स के ऊपर फोर्सेस लिख दो, ठीक है। जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग दोनों ब्लॉक्स पे कितना कितना फोर्स लग रहा है वो लिख दो। स्ट्रिंग को काट दिया तो ये वाला टेंशन तो हो जाएगा 0, क्योंकि अब स्ट्रिंग ही नहीं है तो टेंशन क्या होगा। और अब इस पे फोर्स केवल इसका वेट लग रहा है mg, और कोई फोर्स नहीं है, तो इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, इट्स एक्सेलेरेशन विल बी g, ठीक है। इसका एक्सेलेरेशन g हो जाएगा, ठीक है। ये हटा दो ये फोर्सेस। तो ए ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बहुत इजी है, हमने फाइन कर लिया, ये हो जाएगा g, क्योंकि ये फ्री फॉल करने लगा, ठीक है। बी ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कैसे लिखोगे? बी ब्लॉक का एक्सेलेरेशन, ठीक है, ए का तुमने बता दिया, जी बी का बताना है। देखो एक्चुअली क्या है, जैसे तुम नीचे धागा काटते हो ना, तो स्प्रिंग का लेंथ तो अभी भी एक्सटेंडेड उतना ही है जितना पहले से था, और स्प्रिंग का फोर्स एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है। तो जब तक एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा तब तक स्प्रिंग का फोर्स भी नहीं चेंज होगा। इस मोमेंट पे अभी तक इसके ऊपर जो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है एफ स्प्रिंग, वो पिछले वाले का ही आंसर है। कितना है? 2mg, 2mg लग रहा है, ठीक है। और नीचे से तो टेंशन चला गया, अब नीचे इसके ऊपर केवल एक फोर्स लग रहा है, वो इसका वेट लग रहा है, ठीक है। तो चलो मैं इस सब को हटा देता हूं, ठीक है, ये भी चला गया, ठीक है। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है केवल एक इसका वेट नीचे की तरफ और एक 2mg ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब b का भी एक्सेलेरेशन क्या लिख सकते हैं हम? अब नेचुरली fs ज्यादा है, 2mg ज्यादा है, तो हम लिख देंगे fs माइनस mg
इज इक्वल टू m इंटू ए डैस्ट। एक्सेलेरेशन इसका ए डैश लिख देते हैं, पिछले वाले का एक्सेलेरेशन g था, a था, a इक्वल टू g। ठीक है, तो यहां से a डैश क्या लिखा जाएगा, fs क्या है 2mg माइनस mg अपॉन m, ये भी g हो गया। बट ये ऊपर जा रहा है और ये वाला g नीचे की तरफ है। ठीक है, a नीचे गिरेगा और b ऊपर जाएगा, और b का एक्सेलेरेशन अपवर्ड होगा g। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला हम आपको देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दो पोल है, दो पोल के बीच में एक वायर है। ठीक है, एक वायर है और हमने वायर को इस तरह से दोनों पोल्स के बीच में बांध रखा है ना कि वायर में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हो, नेग्लिजिबल टेंशन है, जस्ट टाइट है। ठीक है, रफली T इक्वल टू 0 ही है, मतलब हमने बहुत उसको खींच के नहीं बांधा। ठीक है, अब इस पे एक चिड़िया आके बैठ जाती है। ठीक है, एक चिड़िया बैठ जाती है, इस चिड़िया का वेट है W। आपको बताना है वायर के अंदर जो टेंशन डेवलप होगा वो कितना होगा। T इक्वल टू W, ये ऑप्शंस में दे रहा हूं। T इज लेस देन W, C T इज ग्रेटर देन W, D T is much greater than W। ठीक है, आपको बताना है इसमें चारों में से कौन सा आंसर सही है। टेंशन इसके वेट के इक्वल होगा, वेट से कम होगा, वेट से ज्यादा होगा, या वेट से बहुत ज्यादा होगा। थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। चिड़िया जो है ना बीच में आकर के बैठ गई है, तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ इसमें एक डिप्रेशन आएगा। ठीक है, चिड़िया हमारी यहां पे है। ठीक है, चिड़िया बीच में मैं दिखा रहा हूं, बीच में बैठी है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर अच्छा बनना चाहिए। तो इसके चिड़िया के बैठने से ये थोड़ा दब गया नीचे। अब फोर्सेस क्या क्या लग रहा होगा इस पे, चिड़िया पे देखो, इधर से भी टेंशन, इधर से भी टेंशन। ठीक है, अच्छा ये जो एंगल होगा ना थीटा, बहुत छोटा होगा। चिड़िया के बैठने से कोई बहुत ज्यादा वायर में डिप्रेशन आने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये सोच के बता दो। अब मैंने फोर्सेस दिखा दिया। चिड़िया के ऊपर एक और फोर्स क्या लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा। अब मुझे बता दो कि जो 4 ऑप्शंस दिए उसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब T का अपवर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T साइन थीटा, दूसरा भी T साइन थीटा, तो 2T साइन थीटा, ये वेट को बैलेंस करेगा। ठीक है, 2T साइन थीटा इक्वल टू W, तो T क्या आ जाएगा, W अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा जो है ये बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि चिड़िया के बैठने से वायर बहुत ज्यादा नीचे दबने वाला नहीं है। तो यहां से जो T होगा वो अगर साइन थीटा ऑलमोस्ट 0 है तो W अपॉन ऑलमोस्ट 0 इज T मच ग्रेटर देन W। बहुत ज्यादा टेंशन इसके अंदर डेवलप होगा। ठीक है, अगर ये वायर इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वेट को अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो ये टूट भी जाएगा। ठीक है, आपने कभी इस तरह से ऐसे देखा होगा करके, ऐसे करके देखा होगा। हॉरिजॉन्टल बार में कई बार जो है आपने देखा होगा बच्चे लटकते रहते हैं अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों हाथों के बीच में कुछ डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, अब ये मैं बहुत एग्जैजरेट करके इनके हाथों को दिखा रहा हूं।
ठीक है, ऐसे लटका हुआ है कोई बच्चा, तो हाथों के बीच में अगर तुम डिस्टेंस ज्यादा रखते हो ना, तो ये एंगल हो जाएगा छोटा। और यहां पे तुम्हारे हाथों में या आर्म्स में, बाहों में जो है तुम्हारे एक टेंशन डेवलप होगा, वही टेंशन तुम्हारे वेट को बैलेंस कर रहा होगा, वही टेंशन तुम्हारे वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो इसके लिए भी सेम ये इक्वेशन आएगा, सेम ये इक्वेशन आएगा, W/2 sin थीटा। टेंशन जो इसके अंदर डेवलप होगा दैट विल बी W/2 sin थीटा। तो साइन थीटा अगर बहुत छोटा है, तुमने हाथों को दूर दूर रखा हुआ है, तो तुम इसको कभी एक्सपीरियंस करने की कोशिश करना, तुम्हारे बाह में बहुत तेज दर्द होगा, बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, अगर बिल्कुल ऐसे सीधा ऊपर लटके हुए हो ना, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर, तो तुम्हारे दोनों हाथ में तुम्हारे वेट का आधा आधा टेंशन आएगा। लेकिन अगर तुम डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हो तो बहुत टेंशन डेवलप होता है, आपको बहुत पेन होगा। ठीक है, और आपने कई बार देखा होगा जिम्नास्ट को या फिर ताइक्वांडो वगैरह करने वाले होते हैं, तो वो कई बार जो है रिंग को पकड़ के ना बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब हाथों को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा होता है, तो उस टाइम भी उनके ऊपर, उनके आर्म्स के ऊपर बहुत लोड आ रहा होता है। तो इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी इजी एक्चुअली। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एक इसी से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ करके आज का खत्म कर रहा हूं। एक चेन है, इसको वॉल के दो सपोर्ट से हमने लटका दिया, ठीक है, और सेम हाइट पे, सेम हाइट पे दोनों सपोर्ट्स है, ठीक है, और ये एंगल जो है दोनों साइड थीटा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। तो आपको बताना है कि वॉल्स चेन के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे होंगे। फोर्स ऑन चेन ड्यू टू वॉल्स। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब इनमें दिमाग लगाना है, सब में दिमाग थोड़ा लगाना है। चेन के ऊपर वॉल्स कितना फोर्स लगा रहे होंगे। देखो इसमें करते क्या हैं हम कि इस पूरे चेन को अपना सिस्टम ले लेते हैं, इस पूरे चेन को अपना सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लग रहा है, इसका वेट W, और एक्सटर्नल फोर्स यहां से लग रहा है, चेन को वॉल थोड़ा एंगल पे खींच रहा होगा, इसलिए क्योंकि चेन भी वॉल को थोड़ा एंगल पे खींच रहा होगा। ऐसे इधर भी चेन वॉल को एंगल पे खींच रहा होगा, तो वॉल चेन को थोड़ा एंगल पे खींच रहा होगा। तो दिस इज T, दिस इज T, ठीक है, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो बड़ा सिंपल है, ये क्या हो जाएगा, 2T sin थीटा इक्वल टू W। बीच में चेन का शेप ऐसे गोल है, टेढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरे चेन को हमने एक सिस्टम ले लिया, उस पे केवल बाहर के फोर्सेस दिखा रहे हैं। चेन पे फोर्सेस दिखा रहे हो ना, तो तुमको ये वाला फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको ये इसलिए सिर्फ दिखा रहा था कि मैं तुमको ये बताना चाह रहा था कि चेन वॉल को अंदर खींच रहा है, तो वॉल चेन को बाहर खींच रहा होगा। ठीक है, और जितने एंगल पे चेन है ना, उतने ही एंगल पे वॉल उस पे फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर T का वैल्यू हो जाएगा, T विल बी इक्वल टू W/2 sin थीटा। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते थे, हाफ पार्ट ले लो तुम। ठीक है, अच्छा कभी कभी ये पूछा जाता है कि यहां पे सेंटर पे कितना टेंशन है, सेंटर पे कितना टेंशन है। तो अभी ये T हमने निकाल लिया, T निकाल लिया। अब इस T का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो T डैश के इक्वल हो जाएगा। तो T डैश अगर निकालना है
यू विल राइट टी कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख दो, तो W/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज W/2 कॉट थीटा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि चेन के बीच में कितना टेंशन है, ठीक है, चेन के बीच में कितना टेंशन है। तो इक्विलिब्रियम के बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स मैंने बताए, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं डायनेमिक्स के प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है, मोशन वाले प्रॉब्लम जिसमें बॉडीज चल रहे हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।